ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम हिंदी वर्णमाला में यानी वर्णमाला के भेद के आधार पर स्वर प्रकरण पढ़ाने चल रहा हूं। अब इसमें हम पढ़ेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं या स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, और स्वर मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, कौन कौन से स्वर हैं जो हिंदी वर्णमाला में स्वर कहे जाते हैं। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्वर पढ़ते हैं। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे क्या? स्वर। ठीक, कि स्वर क्या है, स्वर कहते किसे हैं या कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे क्या? स्वर पढ़ेंगे। तो जैसा कि पहले ये समझ लीजिए, स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी मानी जाती है? 11 स्वर माने जाते हैं। ठीक, यानी हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11 है। या हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 है। ठीक, तो अब कौन, तो ये स्वर क्या है पहले, यानी स्वर क्या है? तो वह मानव के मुख से निकलने वाली वह ध्वनि जो स्वतंत्र होती है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी मानव के मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होती है और जो स्वतंत्र हो, स्वतः हो, यानी क्या? स्वतंत्र हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक, तो देखिए, इसको हम संस्कृत में भी समझ सकते हैं। जैसे इसको हम संस्कृत में समझने के लिए, इसको संस्कृत में हम समझेंगे क्या? स्वतंत्रते, स्वतंत्रते, स्वतंत्रते स्वरा, यानी स्वतंत्रते क्या है? स्वरा, यानी जो स्वतंत्र है वो क्या है? स्वर है। ठीक, अब इसको हम हिंदी यानी संस्कृत में आप ये हो गया, उसके बाद अब इसी को हम हिंदी में समझते हैं। ये तो संस्कृत में हो गया कि क्या? स्वतंत्रते है स्वरा, यानी जो स्वतंत्र है वही क्या है? स्वर है। ठीक, अब इसको हिंदी में समझते हैं कि स्वर क्या है, यानी स्वर कहते किसे हैं, स्वर क्या है। ठीक, यानी स्वर क्या है? तो यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड ना हो सके उसे कहते हैं वर्ण। ठीक, यानी पहले इसको समझ लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, पहले वर्ड समझते हैं क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक, इकाई जिसके खंड ना हो सके, मतलब टुकड़े खंड ना हो सके, ठीक, खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसको कहते हैं क्या है? वर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब यही वर्ण जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी ये तो हो गए वर्ण, यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है। जैसे यहां से एक प्रश्न आ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या? ध्वनि है, या यानी ध्वनि मानव के मुख से निकलने वाली, यानी जो ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे इसको समझ लो, जैसे टुकड़े, जैसे एक शब्द है पानी। ठीक, अब इसको तो तोड़ा जा सकता है, पानी को अलग अलग किया जा सकता है, जैसे पा, धन, नी। ठीक, इसको और तोड़ेंगे यानी इसको और खंडित करेंगे या इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पा, धन, आ, धन, ना, उसके बाद फिर क्या है? धन, ई, बड़ी। ठीक, उसके बाद फिर देखिए, अब ये जो है इसको भी तोड़ सकते हैं क्योंकि ये क्या है? छोटा प्लस छोटा यानी धन क्या हो, मिल करके बना है। अब इसको खंड नहीं किया जा सकता, मतलब ये खंड नहीं हो, तो जिनका खंड ना हो सके, मतलब जो खंडित ना हो सके, यानी उन्हीं को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या, ये क्या? खंड, तो यानी ये क्या है? वर्ण हो गए। ठीक, उसके बाद और उसके बाद ई है, तो ई जैसे छोटी और उसके बाद छोटी मिल करके क्या बना? बड़ी। तो यानी इनके तो खंड हो सकते हैं लेकिन इनके खंड
नहीं हो सकते। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मूल स्वर। ठीक, जिनके खंड ना हो सके उसको मूल स्वर कहते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं। वर्ण तो पता हो गया, भाषा की सब यानी मानव के मुख से निकलने वाली वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो यानी क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसके बाद अब हम स्वर क्या है इसको देख लेते हैं कि स्वर कहते किसे हैं। यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी यानी जिस वर्ण या अक्षर के ठीक उच्चारण में ठीक जिस वर्ण या अक्षर के उच्चारण में ठीक जिस वर्ण या अक्षर के उच्चारण में ठीक इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि वर्ण के लिए हम यहाँ पर बताए थे। तो अब हमको ये समझना है ठीक जिस वर्ण या अक्षर के उच्चारण में किसी की सहायता न ली जाए। ठीक, यानी किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता ना ली जाए उसे क्या कहते हैं? यानी क्या उसे कहते हैं स्वर। ना ली जाए उसे स्वर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर की सहायता ना ली जाए उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वह ध्वनियां जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ले किसी दूसरे ध्वनि की यानी आवश्यकता ना पड़े उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक, अब स्वर कौन कौन से हैं इनको भी हम देख लेते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। अभी हमने यहाँ पर लिखा है ना कि स्वरों की संख्या कितनी? 11। तो अब यानी क्या है? यानी स्वर कौन कौन से? 11 स्वर हैं। जैसे उसके बाद इनका हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। जैसे छोटा आ, ठीक, छोटा आ, ठीक, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ठीक, ओ, औ। अब देखिए इनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यानी कुल स्वर कितने हो गए? तो कुल स्वर हो गए 11। ठीक, कुल कितने स्वर हो गए? 11 स्वर। तो यही जो है हमारे क्या है? स्वर हैं। लेकिन कुछ हिंदी में कुछ ऐसे भी व्याकरण शास्त्रकार हैं जो अंक और आहा को स्वर के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन वो स्वर नहीं है, लेकिन स्वर के अंतर्गत वो माने जाते हैं। तो जैसे इनको कहते हैं आयोगवा। जैसे यानी अंक और आहा, ठीक, अंक और आहा, तो ये स्वर नहीं है, इनको कहते हैं आयोगवा। इनको कहते हैं क्या है? इनको कहते हैं आयोगवा। आयोगवा का मतलब जिनका साथ रहते हैं लेकिन जिनका उसमें योग नहीं होता है, यानी जिनके साथ रहते हैं लेकिन जिनका उनमें योग नहीं था। तो देखो आयोगवा का मतलब होता है जिसका योग ना हो, जिसका योग ना हो, जिसका योग ना हो, किसके? मतलब स्वर के साथ या व्यंजन के साथ रहते हैं लेकिन इनका स्वर के साथ और व्यंजन के साथ योग नहीं किया जाता, तो इसको कहते हैं अयोगवा। ठीक, तो अयोगवा कौन कौन से हैं? 2 हैं। कौन? अंक और आहा। ठीक, तो और अयोगवा स्वर को मिला लेंगे, यानी जैसे अयोगवा को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस इसमें 2 और कर दीजिए, कितना हो गया? 11 2 13।
ठीक, तो अयोगवाह स्वरों को नहीं अयोगवाह अक्षरों को मिलाने पर कुल कितने हो जाते हैं स्वर? तो यहाँ पर हो जाते हैं 11। लेकिन यहाँ पर क्या स्वर कितने हैं? 11 हैं। ठीक, तो ये आपके स्वर हैं। अब आइए हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण, यानी क्या है स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, यानी स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, स्वरों का वर्गीकरण हम देखेंगे और किसके आधार पर? पहले हम देखेंगे मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम पहले पढ़ेंगे। ठीक, यानी मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उसी में हम यानी क्या सांध्य स्वर क्या है, मूल स्वर कौन है, दीर्घ स्वर कौन है, ह्रस्व स्वर कौन है, उसके बाद संयुक्त स्वर कौन है, पुलुप्त स्वर कौन है, इनको हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो पहला हम देखिए स्वरों के वर्गीकरण में हम पहला पढ़ेंगे। ठीक, स्वरों के वर्गीकरण में हम पहला पढ़ेंगे क्या? मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, मात्रा के आधार पर, तो इसमें पहला जो हो जाएगा क्या? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर वर्गीकरण यानी मात्राओं के आधार पर वर्गीकरण, या कह लीजिए स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितना? तो जैसे इसमें पहला हो जाएगा कौन? पहला हो जाएगा ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। पहले हम केवल इनका नाम तो जान लेते हैं, उसके बाद हम एक एक इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। ठीक, तीसरा क्या है? पुलुप्त स्वर। ठीक, यानी क्या? पुलुप्त स्वर। चौथा जो है वह है क्या? संयुक्त स्वर। ठीक, अब यहां पर देखिए यानी फिर देखिए मूल स्वर, और इसका दूसरा नाम है सांध्य स्वर। ठीक, इसको सांध्य स्वर भी कहते हैं। पुलुप्त स्वर यानी इसको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक, इसी को एक मात्रिक स्वर, इसको एक मात्रिक, इसको द्विमात्रिक। ठीक, इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इसको एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। उसके बाद इसको यानी पुलुप्त स्वर को त्रिमात्रिक कहा जाता है। ठीक, अब देखिए ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व माने होता है छोटा, दीर्घ माने बड़ा, पुलुप्त माने यानी इन दोनों से और बड़ा, और संयुक्त स्वर मतलब जो संयुक्त माने जो समान युक्त हो, यानी जो दो अक्षरों के योग से बने होते हैं उन्हीं को कहते हैं संयुक्त। ठीक, तो स्वर, अब संयुक्त स्वर कौन कौन से, इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया यानी क्या? मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या? पुलुप्त स्वर और संयुक्त स्वर। तो इसको हम यानी यहाँ पर ये पहला पेज था, तो दूसरे पेज पर हम इसको देखेंगे एक एक को कि यानी क्या है कि ये कौन कौन से हैं। ठीक, तो इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ अभी स्थान न होने के कारण इसको मिटा रहे हैं, तो अगले हम दूसरे नंबर पेज में देखेंगे। तो यदि आपको हमारा पढ़ाया कुछ लाभकारी लग रहा है तो आप हमारे चैनल यानी जो YouTube पर ऑनलाइन के रूप में उपलब्ध है वह है ज्ञान गुरु हिंदी 97, उसको आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों से उसके बारे में बताएं, और अधिक से अधिक इसमें सहयोग के रूप में आपसे केवल यही है कि आप हमारे चैनल को यानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जहां पर आपको कुछ भी यानी क्या है समस्या हो रही है आप उसमें कमेंट अवश्य करें। ठीक, जिससे कि उसमें कुछ सुधार किया जाए, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी आप उस पर कमेंट करें, उसका आपको यानी बताया जाएगा, कमेंट के आपके आंसर दिया जाएगा, उत्तर दिया जाएगा। ठीक, तो आइए हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। ठीक, तो यानी क्या है हम इस पेज में, पेज नंबर ये 2 है, तो पेज नंबर 2 में पढ़ेंगे क्या? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। तो हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें पहला हम पढ़ रहे हैं किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। ठीक, तो यानी हम क्या है स्वरों का वर्गीकरण
पढ़ने चल रहे हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, पहला जो क्रम है इसमें वह मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, तो इसमें जो पहला है वह क्या है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर या इसी को मूल स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर। ठीक, अब ह्रस्व स्वर कभी कभी पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या क्या है, या ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं। ठीक, तो यानी इनके बारे में ही पूछ लिया जाता है कि ह्रस्व स्वर क्या है या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो आइए हम पहले इसको परिभाषा समझते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या है। ठीक, तो वह स्वर यानी वह मूल स्वर जिनका खंडन ना किया जाए, मतलब जो खंडित ना हो सके, जो विभाजित ना हो सके, उसी को क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। या इसको हम और सटीक में पढ़ लेते हैं कि जिनको बोलने में प्राण वायु को कम समय देना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं कि जिनके उच्चारण में कम समय लगे। ठीक, जिनको बोलने में, जिनको बोलने में कम समय लगे, कम समय लगे उसे, जिनको बोलने में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनको बोलने में कम समय लगे उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, या वह स्वर जिनका खंडन ना किया जा सके, जिनको विच्छेदित ना किया जा सके, जिनको तोड़ा ना जा सके, उसको क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। ठीक, यानी इसको और भी कह सकते हैं, जिनको जिनको विभाजित या खंडित ना किया जा सके, ना किया जा सके उसे मूल स्वर, ठीक, उसे क्या कहते हैं, उसे मूल स्वर कहते हैं, उसे मूल स्वर कहते हैं। तो दोनों परिभाषा यहाँ पर एडजस्ट हो गई, यानी जिसको खंडित ना किया जा सके उसे मूल स्वर कहते हैं, और जिनको बोलने में कम समय लगे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व माने छोटा होता है। तो आइए इसके अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से स्वर आते हैं, कि यानी क्या है। तो देखिए अब इनकी संख्या कितनी है, तो इसको भी हम देखते हैं। तो जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से अब अक्षर आते हैं, यानी कौन कौन से आते हैं, तो जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ऊ। ठीक, यानी क्या है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, यानी जो लघु, आप इसको कह लीजिए मूल मूल स्वर आ, मूल स्वर ई, और फिर क्या है, मूल स्वर ऊ और मूल स्वर री, री से ऋषि। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। मतलब अब यहां से क्वेश्चन हल हो गया, यानी मूल स्वरों की संख्या कितनी, 4। यानी इसको आप कह लीजिए क्या, ये है आपके क्या, मूल स्वर। ठीक, या ह्रस्व स्वर। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, मूल स्वर और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 हो गई। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। दूसरा हमारा इसी क्रम में है, दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या इसी को सांध्य स्वर कहा जाता है, सांध्य स्वर। ठीक, दीर्घ स्वर या सांध्य स्वर इन्हीं को कहा जाता है। तो देखिए आप इसको वैसे समझ लो, ठीक, इसको वैसे समझ लो, इसकी परिभाषा सांध्य मतलब जो दो समान वर्णों की युग से बना हो, जो समान यानी क्या, जो दो यानी क्या है, ह्रस्व वर्णों के योग से बना उसे क्या कहते हैं, सांध्य स्वर कहते हैं। तो इसको, इसकी परिभाषा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनको बोलने में ह्रस्व से अधिक समय लगे, ह्रस्व से, ठीक, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे,
समय लगे। ह्रस्व स्वर से क्या है, यहाँ पर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, या इसकी परिभाषा और भी ऐसे दे सकते हैं, ठीक, कि दो मूल स्वरों के योग से, दो मूल स्वरों के योग से जिन स्वरों का निर्माण, जो स्वर यानी ठीक स्वरों के योग से जिन स्वरों का निर्माण होता है उसे सांध्य स्वर, सांध्य स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, उसे सांध्य स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जैसे देखिए, उसे सांध्य स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जैसे क्या है, यहाँ पर हमने लिखा दो मूल स्वरों के योग से जिन स्वरों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, सांध्य स्वर कहते हैं, उसे सांध्य या दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जैसे क्या है, पहला इसमें हो गया क्या, छोटा आ, फिर क्या है, छोटा आ, क्या हो गया, बड़ा आ। ठीक, अब यहाँ पर देखो दो मूल स्वर है कि नहीं है, यहाँ पर दो मूल स्वरों के युग से बना। और दूसरा इसी में है, छोटी ई यानी मूल स्वरी ई, और फिर मैं मूल स्वरी ई, यानी इसके स्थान पर क्या, मूल स्वरी दीर्घ हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये बन गया। तो यहाँ पर देखिए ये भी मूल स्वरी ई है, मूल। ठीक, उसके बाद उसी क्रम में अगला क्या है, तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा, तो यहाँ पर एक तीसरा क्या हो जाता है, तो तीसरा आपका हो जाता है छोटा ऊ, उसके बाद फिर छोटा ऊ, तो इसके स्थान पर क्या, बड़ा ऊ हो गया। ठीक, तो यानी क्या है, बड़ा ऊ हो गया। तो यहाँ पर क्या है, मूल स्वरा मूल स्वर ऊ और मूल स्वर ऊ से क्या हो गया, यानी क्या, दीर्घ स्वर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये दीर्घ स्वर यानी क्या बन गया, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर बना क्या, बड़ा ऊ बन गया। ठीक, तो यहाँ पर यानी क्या है, मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, तो एक ये हो गई, और दूसरी ये हो गई, और तीसरी ये हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, इनकी संख्या कितनी, तो इनकी संख्या क्या है, तो यहाँ पर क्या है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, चार, ओ सॉरी तीन, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, तीन। तो दीर्घ स्वर कितने हैं, तीन हैं। कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक, क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 4 3 7 हो गया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे पहले संयुक्त स्वर। ठीक, तीसरा हम पढ़ेंगे पहले संयुक्त स्वर। ठीक, क्यों, संयुक्त स्वर, अब इसको पहले समझिए, संयुक्त स्वर क्या है। वैसे भी क्लियर है, संयुक्त माने ये, यानी जो दो से युक्त हो, यानी जो दो अक्षरों से युक्त हो। तो यहाँ पर क्या है, इसको आप समझ लीजिए, यानी वह स्वर जो, ठीक, वह स्वर जो मूल स्वर, ठीक, यानी वह स्वर जो दो मूल असमान, यानी ठीक, यहां पर ऐसे करिए, यानी वह स्वर जो दो मूल असमान, ठीक है ना, असमान, दो मूल असमान, ठीक, असमान वर्ण के योग से बने। ठीक, यानी क्या, असमान वर्ण के योग से, वह स्वर जो दो मूल असमान वर्ण के योग से बने उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक, अब मैं इसको बता रहा हूं, यानी क्या है कि कौन से ऐसे जो असमान, यानी क्या है कि मूल स्वर के योग। तो जैसे पहला इसमें है, जैसे छोटा आ, उसके बाद फिर क्या है, ई, मिल करके क्या बना, ए। ठीक,
यानी छोटा और ई मिलकर के क्या बना, ई बना, ए बना। उसके बाद फिर इसी क्रम में है, यानी इसी क्रम में आप ले लीजिए, ठीक, इसी क्रम में। तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त स्वर, तो यानी दो मूल स्वरों के योग से बना पहले। उसके बाद फिर देखिए दूसरा क्या है, छोटा आ धन उ बराबर क्या हो गया, ओ हो गया। अब यहाँ पर एक दिमाग, यहाँ पर आपको एक और प्रयोग करना है कि यहाँ पर इसके योग से अब यहाँ बनेगा, ठीक है। यानी ये मूल स्वर था, तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त स्वर के योग में, यानी संयुक्त स्वर के साथ मूल स्वर का योग होने पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा हम और बढ़ा लेंगे कि संयुक्त स्वर के साथ, संयुक्त स्वर के साथ जब, ठीक, नहीं, इसको थोड़ा ऐसे देखिए, यानी मूल स्वर के साथ जब स्वर, यानी क्या, संयुक्त स्वर का योग होता है, तो दो अक्षर, यानी क्या, हिंदी में और बन जाते हैं। यानी यहां से एक ऐसे और देख लेंगे कि मूल स्वर के साथ संयुक्त स्वर का योग हो, तो संयुक्त स्वर का योग होने पर दो अक्षर और बनते, दो और संयुक्त स्वर बनते हैं। तो कौन कौन से, यानी मूल स्वर, जैसे मूल स्वर में जैसे पहला, इसमें देखिए पहला क्या है, जैसे मूल स्वर है आपका छोटा आ, और इसके साथ संयुक्त स्वर ए का मेल हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, अय हो गया, ठीक, यहाँ पर क्या बन गया, अय बन गया। उसी क्रम में दूसरा हम देख लेते हैं, ये भी संयुक्त स्वर है और ये भी संयुक्त स्वर है, और इसी क्रम में क्या है, छोटा आ, उसके बाद ओ का मेल होने पर यहाँ क्या बन गया, औ बन गया। तो अब यहाँ पर क्या है, क्लियर कर लीजिए। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4। तो अब यहाँ पर देखिए 4 और 4 और 3, 4 यानी 8 3 11। तो यानी देखिए अभी इसको हम ऐसे शॉर्ट में समझ लेते हैं, मूल स्वर कितने, मूल स्वरों की संख्या कितनी, 4। उसके बाद दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, 3, ठीक, 3। उसके बाद संयुक्त स्वर कितने, तो संयुक्त स्वर कितने, तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4, ठीक, तो यहाँ पर 4। तो अब यहाँ पर देखिए 4 और 4 कितना हो गया, 8 और 3 11। तो 11 क्या हो गए हमारे, तो यानी कुल स्वर कितने हो गए, कुल स्वर, कुल कितने स्वर हो गए, तो 11 स्वर हो गए, ठीक। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने आज आपको बता दिया है। लेकिन क्या है, कभी कभी कुछ व्याकरण शास्त्रकारों ने पुलुप्त स्वर भी माना है, यानी क्या है, मात्रा के आधार पर पुलुप्त स्वर को भी स्थान दिया है। तो इसको हम अगले पेज में देख लेते हैं कि पुलुप्त स्वर है क्या। तो यहाँ पर क्लियर हो गया ना, अभी जो हमने बताया था कि कुल स्वर कितने 11, तो यहाँ पर क्या है, क्लियर हो गया। तो इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे क्या है, जिनको बोलने में कम समय लगे ह्रस्व स्वर, जिनको विभाजित खंडित न किया जा सके उसे मूल स्वर, ठीक, जिसको वही मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कह लीजिए, दोनों एक है, ठीक। तो यानी क्या, इसके अंतर्गत कौन कौन से, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और क्या, री। तो इसको हम ऐसे भी उच्चारित कर सकते हैं, मूल स्वर आ, मूल स्वर आ, मूल स्वर ई, मूल स्वर ऊ और मूल स्वर री। तो यहाँ पर 4 हो गया, ठीक, मूल स्वर कितने हो गए, 4। उसके बाद दीर्घ स्वर, तो यानी क्या, दो मूल स्वरों के योग से, दो मूल स्वरों के योग से, ठीक, दो मूल स्वरों के योग से, यानी दो मूल समान स्वरों के योग से। यहाँ पर ऐसे थोड़ा आप समझ लीजिए, समान, दो मूल समान स्वरों के योग से जिन स्वरों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे यानी दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जैसे छोटा छोटा मिलके क्या बनाए, बड़ा बनाए, छोटा ऊ छोटा मिलके बड़ा ऊ बना, और छोटी छोटी मिलकर के बड़ी बन गया, तो ये क्या हो गया, दीर्घ। तो यहाँ पर कितने हो गए इनकी संख्या, इनकी हो गई संख्या, यानी मूल क्या, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, 3। क्लियर, ये तो क्लियर। उसके बाद संयुक्त स्वर क्या है, वह स्वर जो दो मूल असमान वर्ण योग से बने, मतलब वह जो, यानी वह स्वर जो दो मूल असमान वर्ण योग से, यानी वर्णों के योग से बने, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए छोटा
और छोटी या समान वर्ण है, मूल वर्ण है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ए बन गया। उसके बाद छोटा आ और छोटू क्या, छोटा ऊ, तो ये बन गया क्या, ऊ, यानी ओ बन गया। उसके बाद यहाँ पर एक मूल और एक संयुक्त, यानी एक मूल स्वर ले लिया गया, एक संयुक्त स्वर ले लिया गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, ए बन गया। उसके बाद फिर एक मूल स्वर और एक संयुक्त स्वर ओ लिया गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, औ बन गया। ठीक, यहाँ पर क्या बना, औ बन गया। तो ये तो आपके थे, यानी क्या है, मूल स्वर यानी क्या है, और दीर्घ स्वर, उसके बाद संयुक्त स्वर। ठीक, तो यानी जो अभी हमने स्वर बताया था कि स्वर की कितने, यानी स्वर कितने होते हैं, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। कैसे कैसे होते हैं उसको भी हमने यहाँ पर विस्तार से बताया है। तो आइए, यानी मात्रा के आधार पर एक स्वर और बच रहा है जिसको हम देख लेते हैं कि वह कौन सा स्वर है। तो यहाँ पर थोड़ा इसको मिटा करके हम देखते हैं कि वह कौन सा और स्वर है जिसको कि व्याकरण शास्त्रकारों ने यानी स्वर माना है। ठीक, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे एक स्वर होता है प्लुप्त। ठीक, एक यानी क्या, आप उसी क्रम में व्याकरण शास्त्रकारों के अनुसार मानिए कि एक स्वर होता है क्या, प्लुप्त। ठीक, यानी एक क्या होता है, प्लुप्त स्वर। ठीक, प्लुप्त स्वर या इसी को आगत स्वर कहा जाता है। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, आगत स्वर। इसके दो नाम है, या इसको प्लुप्त स्वर या इसको आगत स्वर। तो इसको समझ लीजिए कि प्लुप्त स्वर या आगत स्वर क्यों कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। ठीक, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व, ठीक, और स्वर, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, 3 गुना समय लगे, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। वह प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक, जैसे कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर नहीं है, लेकिन इनको कुछ व्याकरण शास्त्रकारों ने माना है। जैसे मान लीजिए आ गया कि दिए गए में प्लुप्त स्वर कौन सा है, तो कैसे हम करेंगे। तो जैसे इसमें एक शब्द है ओम, जैसे ये ओम। ठीक, तो इसको देखिए बोलने में अधिक समय लगता है, जैसे ओम, तो इसको बोलने में अधिक समय लग रहा है। तो इसको जब बोलने में अधिक समय लगा तो इसको क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर। या जैसे कह देते हैं कभी कभी हे राम, या हे श्याम, तो ये सब क्या है, ये सब जो है प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इनको प्लुप्त स्वर माना जाता है। तो आज हमने आपको स्वर पढ़ाया और स्वर के वर्गीकरण पढ़ाया। अगले हम वीडियो क्लास में स्वर के ही संबंधित, जैसे उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी अर्ध स्वर कौन से हैं, विवृत स्वर कौन है, संवृत स्वर कौन है, इसको भी हम अगले ही क्लास में पढ़ाएंगे। यानी अगले में ही आपको हम स्वर के वर्गीकरण बताएंगे उच्चारण के आधार पर, और उसके बाद फिर क्या है, काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको भी हम क्या अगले क्लास